अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोइम इन स्पाइट ऑफ वॉर के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम। हमने लेक्चर 1 में इसकी पैराफ्रेजिंग की थी और एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखें कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट होप यानी उम्मीद, ब्यूटी एंड लाइफ कंटिन्यू डिस्पाइट वॉर, डेथ एंड सफरिंग। ठीक है, एक तरफ है लाइफ, दूसरी तरफ है डेथ, एक तरफ है होप, दूसरी तरफ है सफरिंग्स, एक तरफ है ब्यूटी, दूसरी तरफ है वॉर। तो ये एक कंट्रास्ट चल रहा है इन सारी चीज़ों के होते हुए भी, चाहे वॉर है, चाहे डेथ है, चाहे सफरिंग है। जो होप है वो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, वो आपकी कंटिन्यू रहती है। द पोइट शोज दैट नेचर एंड ह्यूमन स्पिरिट रिमेन स्ट्रॉन्ग। जो नेचर है और जो ह्यूमन स्पिरिट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है व्हेन यू कंपेयर इट टू द वर्ल्ड, टू दिस वर्ल्ड। अच्छा, व्हाट डज द पोइट फील इन स्पाइट ऑफ वॉर। द पोइट फील्स जॉय एंड हैप्पीनेस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जंग हो रही है, उसके बावजूद भी पोइट की क्या फीलिंग है। सो इन स्पाइट ऑफ वॉर द पोइट फील्स happiness and joy. Something within him laughs and sings, showing inner peace and optimism. पोइट के अंदर एक ऑप्टिमिज्म है, एक इनर पीस है जो उसके अंदर सिंग करता है, लाफ करता है, गाता है, हंसता है, खुश रहता है। हाउ डज नेचर रिस्पॉन्ड टू वॉर। एक तरफ है ह्यूमन मेड वॉर्स, ठीक है, दूसरी तरफ है नेचर। तो इनका आपस में क्या रिस्पॉन्स है नेचर का। नेचर कंटिन्यूज नॉर्मली, flower blooms, clouds move, waves shine. This shows that nature is unaffected by human distraction. आप एज ए ह्यूमन बीइंग जितना मर्जी कुछ भी कर लें, जो नेचर है उसने अपना काम करना है। जो नेचर है उसको आप मूव नहीं कर सकते, जो नेचर आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। नेचर इज एन अनस्टॉपेबल फोर्स व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, एंड अ मैन इज जस्ट अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ नेचर। अच्छा, व्हाट मैसेज डू द फ्लावर्स गिव। Morning Glory says courage, Daisy says rejoice. They encourage people to stay hopeful and positive. What does the poet mean by life is not but ecstasy? It means that life is full of joy and beauty, even in difficult times like war. चाहे खुशियाँ हों, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे मिजरीज हों, चाहे डिफ़िकल्टीज हों, जो भी हो, लाइफ हमेशा क्या है, वो ब्यूटीफुल है, वो फुल ऑफ जॉय रहती है। How is war presented in the poem? It is shown as destructive, painful and obviously like a nightmare. इसको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। पोइटिक डिवाइसेस देखें। पर्सोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक पोइटिक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग ग्लोरी सेथ करेज, डेजी मर्मर्थ रिजॉइस। ठीक है, ये आपके यहाँ पर्सनिफिकेशन। अभी याद रखिएगा, आपने इनको इसी तरह लिखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ जो पोइटिक डिवाइस है उसका नाम लिख आते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनिफिकेशन, इमेजरी, मेटाफर, ये लिख आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कौन सी लाइन में है, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते आपको। यू हैव टू मेंशन द लाइन। इमेजरी कहाँ पर है। इमेजरी होती है जब ह्यूमन माइंड में आप पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन है, लेकिन मैं अगर एक वर्ड बोलता हूँ येलो, तो येलो आपके माइंड में आ जाता है। मैं बोलता हूँ ग्रीन ट्री, तो आपके माइंड में ट्री का इमेज बन जाता है। ये इमेजरी होती है। तो ब्लूमिंग फ्लावर्स जो हैं ये इमेजरी है। क्लाउड्स एंड वेव्स ये क्या है, इमेजरीज हैं। वॉर सीन्स ये इमेजरी है। हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये क्या है। कंट्रास्ट होता है जब पोइट दो अपोजिट चीज़ों को सेम स्टेंजा में रखता है, दो अपोजिट आइडियाज़ को सेम स्टेंजा में रखता है। फॉर एग्जांपल वॉर वर्सेस नेचर, डेथ वर्सेस लाइफ, डिस्पेयर वर्सेस होप। डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, होप कहते हैं उम्मीद को। तो उम्मीद और मायूसी टोटल एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें होती हैं। फिर है रिपीटिशन। एक लाइन जब कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है किसी भी जगह पर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिपीटिशन। और इसमें है इन स्पाइट ऑफ वॉर, ये बार बार रिपीट हो रहा है। टोन ऑफ द पोएम जो है वो है होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, इनकरेजिंग। ठीक है, इवन दो वॉर इज प्रेजेंट द पोइट्स टोन द रिमेन पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग। हालांकि जंग है हमें नज़र आ रही है, लेकिन इवन देन जो ऑप्टिमिज्म है, जो इनकरेजमेंट है, जो होप है, वो पोइम में आपको नज़र आती है। तो दिस इज़ द टोन ऑफ द पोइम। राइम स्कीम ऑफ द पोइम है, इसमें हम पहले स्टेंजा की राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम आपने याद रखना है कि जो आखिरी वर्ड्स होते हैं किसी भी स्टेंजा के, द वर्ड्स बाय विच अ लाइन एंड्स, जब आप उनका सीक्वेंस देखते हैं तो सीक्वेंस ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन द एंडिंग ऑफ द स्टेंजा को हम लोग क्या कहते हैं, राइम स्कीम कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहली लाइन एंड हो रही है ब्रेथ पे, दूसरी सफरिंग पे, तीसरी सिंग पे और चौथी
ब्रेथ अगेन, ठीक है। तो इसमें अब फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन एक दूसरे से राइम कर रही हैं, हम दोनों को ए बोल रहे हैं, सेकंड और थर्ड एक दूसरे से राइम कर रही हैं, तो हम दोनों को बी बोल रहे हैं। तो ए बी ए इनकी राइम स्कीम है। मोस्टली जो पोएम है ये इसी राइम स्कीम को फॉलो करती है, लेकिन अगर आपने ये देखना है लाजमी एक दफ़ा कि अगर कहीं पे कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द होल एक्सरसाइज ऑफ द पोएम। आपने ये क्वेश्चन याद करने हैं और यही आपसे पूछे जाएंगे, ख़ास तौर पे पोएटिक डिवाइसेस, थीम ऑफ द पोएम एंड द राइम स्कीम। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।